जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग विजन आईएएस के मंथली मैगजीन्स को एनालिसिस कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम में है। अभी हम लोग दिसंबर 2023 के मंथली मैगजीन्स को एनालिसिस कर रहे हैं। अभी दिसंबर की चल रही, बहुत जल्द जनवरी 2024 का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको हम लोग रेगुलर अच्छे से करने वाले हैं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको कवर करने के लिए, है ना। इसमें आर्टिकल्स बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन उनमें से हम लोग को सबके सब नहीं पढ़ने हैं। हम लोग को ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो लगभग हर जो है ना उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं हैं, वैसे वैसे आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 आर्टिकल को कवर किए जो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनने की चांस हैं। और ये सेशन जो है आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरह से पूछे जाएंगे। मैं दोनों क्वेश्चंस को भी कवर कराते चलता हूं कि पीटी में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मेंस में किस तरह से बनाए जाते हैं, है ना। देखिए इसमें जो इसका रूपरेखा, इसकी संरचना जो इस तरह से निर्धारित की गई, इस तरह से मतलब बनाई गई है कि आपके मेंस में जैसे अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, अगर आपका हूबहू भी लिखते ना, बेहतरीन तरीके से आपका मतलब आंसर राइटिंग होगी, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें आपका करंट क्या है, क्या अपडेट क्या, इसके साथ साथ आपके इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। पीटी में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आपको तैयारी कराई जा सकती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो आप सभी इस सीरीज से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सीरीज का लाभ मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला आर्टिकल जो काफी इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है दूरसंचार अधिनियम 2023 यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, है ना। दूरसंचार अधिनियम 2023 में क्या संशोधन किया गया था, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं आखिर ये सुर्खियों में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। देखिए अब तक हम लोग जितने भी आर्टिकल्स कवर किए ना, अभी पॉलिटी को हम लोग देख रहे हैं, पॉलिटी और गवर्नेंस को। तो इसमें देखिए इसका पहले क्या हुआ, जो अपडेट हुआ ना वो पहले विधेयक हुआ करता था और अभी वर्तमान समय में या तो कानून बन गया है या तो अधिनियम बन गया है। तो आज के सेशन का जो ये दूरसंचार अधिनियम है, ये भी एक अधिनियम बन चुका है ना। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ये मतलब मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 में जो है ये विधेयक से अब क्या बन गया, अधिनियम बना दिया गया है। और इसमें कहा जाता है यह विधेयक को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए पेश किया गया था। ये 138 साल पहले, मतलब बोले तो लगभग 1885 के आसपास, यहाँ देखिए यहाँ भी दिया गया भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 ईस्वी में ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम बना था। उसके बाद अभी 138 साल बाद जो है ना, इस विधेयक को क्या कर दिया गया, अधिनियम के रूप में प्रदान मतलब मंजूरी दे दी गई। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके बाद इसलिए ये चर्चा में है, ये विधेयक से अधिनियम में बनने के बाद इसलिए ये चर्चा में है। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में इतिहास के बारे में जानते हैं, इसके संबंधित तथ्य के बारे में समझते हैं। कहा जाता है नया अधिनियम दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने पर केंद्रित है और साथ ही यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। ये पहले जो है ना नया जो अधिनियम तैयार किया गया है, ये क्या क्या है, दूरसंचार से संबंधित जितने भी दूरसंचार से उससे रिलेट करके जो गतिविधि है उसको विनियमित करने के लिए केंद्रित किया गया, उसको देखरेख करने के लिए एक केंद्रित के तौर पर एक मतलब हेडक्वार्टर के तौर पर इसको निर्धारित किया गया है। ओके, और इसके साथ साथ क्या क्या है, इसके दूरसंचार जो जितने क्षेत्र है ना, इसके जितने एरिया है उसके लिए भी एक नया कानूनी ढांचा को तैयार किया गया है। इसमें एक नया मतलब कि एक अधिनियम बन गया है कि इसमें काफी कुछ बदलाव करके इसमें जो क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या देखरेख हो सकती है, इन तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है। इसके कानून ढांचा को तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, उसके बाद भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और तारयंत्र संबंधी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लिया है। देखिए ये क्या है, ये आखिर स्थान क्या लेना होता है, मतलब आप सभी जानते ही होंगे संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्थाएं हैं, संविधान की में प्रस्तावना के जो है ना, मतलब कि उसके अधिनियम में या संशोधन करने के लिए जो ये मतलब कि नियम है। तो उसी प्रकार इसके दूरसंचार अधिनियम अभी वर्तमान समय में इसका नाम है, इस समय जब बना था उस समय इसका नाम था भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में बना था। तो आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो दूरसंचार अधिनियम 2023 में पारित हुआ है, जो अधिनियम तैयार हुआ है, वो उसका सबसे पहले नाम क्या था, इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, मतलब उसे रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या देना है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम। ओके, अगर ईयर पूछे जाए तो 1885। उसके बाद इसको फिर संशोधन किया गया था, 1933 में संशोधन किया था। फिर इसका नाम क्या था, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम।
फिर इसको संशोधन किया गया ताड़यंत्र संबंधी तार यानी कि गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 में। उसके बाद फिर से अधिनियम इसका जो है ना संशोधन करके अभी 2023 में ये नाम घोषित किया गया है। ये विधेयक से अब अधिनियम बन गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद कहा जाता है इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI, ये देखिए यही है, इसको आप ध्यान रखना। मैं आगे यही TRAI का इस्तेमाल करूंगा, तो इसका मतलब समझ जाना आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये 1997 में भी संशोधन किया गया था। ओके, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये दूरसंचार का विनियमक, इसका किस तरह से इसका विकास हुआ, कहां से तैयारी की गई, इसके बारे में देखिए इसकी संरचना है। इसमें क्या कहा जाता है, सबसे पहले 1850 ईस्वी के बारे में। 1850 ईस्वी में क्या हुआ, ये भारत में पहली बार कलकत्ता यानी कि वर्तमान समय जो कोलकाता में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी। ये भी आप ध्यान रखना कि सबसे पहले जो है टेलीग्राफ की सेवा की शुरुआत कहाँ की गई, वर्तमान समय जो कोलकाता है वहां पे की गई। कब की गई, 1850 ईस्वी में। आपके ये ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 जो अभी हम लोग पढ़े उसको देखिए। उसमें क्या दूरसंचार संबंधी विनियामकीय फ्रेमवर्क प्रदान करने वाला प्राथमिक कानून बन गया। ओके, उसके बाद कहा जाता है 1933 में, जो अभी जस्ट देखे थे ना 1885 में इसका बनना, फिर इसको संशोधन किया 1933 में, फिर इसका संशोधन किया था 1997, फिर इसका संशोधन किया था 2000 में, फिर से भी संशोधन करने के बाद 2023 में उसका नाम परिवर्तित करके उसमें कुछ नियम अधिनियम बनाए गए हैं, है ना। तो उसी प्रकार 1933 की बात कही जाती है तो इसका इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 यानी कि वायरलेस एक्ट बनाया गया। तो आपको पूछे जा सकते हैं कि इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट कब बनाया था, 1933 ईस्वी में, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद का जो 1997 की बात कही जाती है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI अधिनियम 1997 के जरिए दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण के रूप में TRAI की स्थापना की गई है। तो आपको ये भी पूछे जा सकते हैं TRAI की स्थापना किस लिए की गई या आपका कब की गई, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, उसके बाद 2000 की बात कही है, इसमें कहा जाता है साइबर डोमेन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया। डोमेन क्या होता है, डोमेन जो एक प्रकार का जो नहीं है इसके आप जैसे वेबसाइट तैयारी करते हो, है ना, इसका दूरसंचार का जो देखने वाली चीज होती है, मतलब इसकी सुरक्षा के लिए इससे जो रिलेट करके मतलब इसका एक प्रकार का लिंक होता है, डोमेन होता है, ठीक है। तो उससे ये जुड़ा हुआ होता है, उससे ये जानकारियां हमें देती है क्या है नहीं है, इसके बारे में सूचना देती है ना। ये क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से ये डोमेन होता है ना, वो तो वही डोमेन होता है, उसी से संबंधित होता है। ओके, तो जो अगर वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं, जो मतलब सोशल मीडिया में इससे जुड़े हुए हैं कुछ ज्यादा अच्छे से, तो उसको पता होगा, है ना। तो फिर भी आप समझ सकते हो कि डोमेन एक प्रकार का जो वेबसाइट से जुड़ा होता है, जैसे मोनेटाइजेशन होता है ना, ईमेल होता है ना, उसी प्रकार का आप समझ सकते हो डोमेन। ओके, इसको लेकिन परचेज करना होता है, जैसे बड़े बड़े वेबसाइट आप जैसे करते हो ना, तो वेबसाइट को हैंडल करने के लिए डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो चलो अगला कहा जाता है नए अधिनियम में कुछ किए गए प्रावधान, जो अभी ये इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये 2023 में क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या बदलाव किए गए, इसके बारे में आप सभी समझिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ देखिए मुख्य प्रावधान हो गया, इधर मुख्य प्रावधान। उसके बाद दूरसंचार अधिनियम 2023 में क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो स्पेक्ट्रम का आवंटन, है ना, इसकी मतलब सीमा कहां तक है, इसकी रेंज कहां तक है, इसके बारे में देखिए। इसके आवंटन कहां तक किए जा सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। ये जो हम लोग जैसे नीलामी होता है ना, आप मूवी में देखे होंगे कि घर की नीलामी, फैक्ट्री की नीलामी, इसका उद्योग की नीलामी, उसी प्रकार इसका नीलामी की तरफ से मतलब इसका रेट लगाया जाता है, ठीक है। आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं इस तरह। उसके बाद हालांकि कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर भी आवंटन किया जाता है। इसको जो ना जैसे आपका ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चीजें को नीलामी ही किया जा सके, नहीं, ऐसा है कि इसमें कुछ जो नियम कानून है जो प्रशासनिक तौर तरीके से इसको जो है ना नीलामी की जाएगी, इसको आवंटन की जाएगी, है ना। तो उनमें से हम लोग को ध्यान देना है, जो देखिए हम लोग को जो अपवाद होता है ना, उसको ध्यान ज्यादा देना है कि एग्जाम में तैयारी करने के समय। यहाँ पे प्रशासनिक सेवा के आधार पर कुछ है, यहाँ पे हम लोग को बता देगा कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर भी शामिल किया गया, आवंटन किया जा सकता है, तो उसको हम लोग को फोकस करना है। बाकी आप लोग अगर हम लोग अपवाद को जान जाएंगे तो अपवाद कुछ ही होता है ना, तो उसके बाद बाकी के सारे तो है ही, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे नीलामी के आधार, हम लोग प्रशासनिक आधार पर ध्यान देते हैं। कहा जाता है निर्धारित उद्योगों शामिल है जैसे कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संरक्षा, ये जो है ना प्रशासनिक आधार पर ही होगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सुरक्षाएं हो गई, इसकी रक्षा के लिए ये प्रशासनिक आधार पर ही नीलामी होगी। उसके बाद आपदा प्रबंधन हो गया, और मौसमी संबंधी पूर्वानुमान हो गया, परिवहन हो गया, उपग्रह सेवाएं हो गया, BSNL या MTNL हो गया, ये सभी के सभी जो है ना किसमें आ जाएगा, आपका प्रशासनिक आधार पर इसका आवंटन किया जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये आप आसानी तरीके से समझ सकते हो। जो रक्षा से संबंधित हो, जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, वो क्या होगा, प्रशासनिक तौर तरीके से होगा। जैसे आपदा ही हो गया, इसमें कितनी चीजें हैं,
या पूर्वानुमान हो गया मौसम का, है ना, ये सब चीजें प्रशासनिक के तौर पर आएंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला कहा जाता है TRAI, अभी हम लोग बताए भी थे TRAI की था। उसके बाद यह अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को निर्धारित करने के लिए TRAI अधिनियम से में संशोधन करता है। यानी कि TRAI क्या करता है, इसके अध्यक्ष या संशोधन किसको बनाया जाए, इसके सदस्य किसको निर्धारित करेंगे, किसको बनाएंगे, इसके बारे में वो निर्धारित करते हैं। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है, इसका अध्यक्ष बनाने के लिए जो कम से कम इसमें जो है ना 30 वर्ष की इसकी जो है ना पेशेवर अनुभव होनी चाहिए, कम से कम 30 साल का एज होना चाहिए और इसको कुछ ना कुछ अनुभव होनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष हो या राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए बनाया जाता है ना कि इतना एज होना चाहिए, या तो आप राष्ट्रपति के लिए पद पर कब मतलब कि इसके योग्यदार होंगे, हकदार होंगे, उसी प्रकार इसमें भी होता है अध्यक्ष के लिए 30 साल और सदस्य के लिए जो है ना 25 साल के लिए इसका अनुभव होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखना, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आपको TRAI के नियुक्तियों में जो इसका अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्तियों के लिए कम से कम कितनी साल का अनुभव होनी चाहिए या कितने साल के लिए उसका एज कितना होना चाहिए। तो 30 साल, अगर उसके सदस्यों के बारे में कहा जाएगा तो 25 साल के लिए। ठीक है, ये हमें क्या करना, ध्यान रखना है। ओके, तो अगला कहा जाता है न्याय निर्णयन की प्रक्रिया। न्याय निर्णयन की प्रक्रिया, इसमें क्या, सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए न्याय निर्णयन अधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। अधिकारी संयुक्त सचिव या इससे ऊपर की रेंज की अधिकारी होगी। इसमें क्या कुछ जैसे कुछ अगर न्याय करना हो, अगर कुछ ऐसे मान के लो कुछ स्टेप उठाना हो, कदम उठाना हो, कुछ फैसला करना हो, तो उसमें क्या करेगा, न्याय अपने मन से कोई भी नहीं कर सकता है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया, नियुक्ति की गई है जिसका नाम है न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति। इसके लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और उसमें वो भी अधिकारी कौन होंगे, जो अधिकारी कम से कम इसका जो अधिकारी के संयुक्त सचिव होंगे, या नहीं तो उसी के आसपास के रेंज की वो मतलब व्यक्ति होनी चाहिए। इसके बाद वो इसका निर्णय ले सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, इसका मतलब न्याय निर्णय प्रक्रिया जो है TRAI में कौन ले सकता है, या तो अधिकारी संयुक्त सचिव ले सकता है या उसके रेंज पे ले सकता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टर्म के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है न्याय निर्णय अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर पदोन्नत अपील समिति के साथ की जानी चाहिए। जैसे आप मान के चलो आपका अपील कर दिए, कोई कुछ भी हो, वो 30 दिन के अंदर उसका निर्णय आ जाना चाहिए। ये नियम बनाए गए हैं। आपको ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं कि TRAI में जो है न्याय निर्णय की मतलब कि न्याय देने की अंतिम तिथि कितने दिनों तक की है, आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा 30 दिनों तक का। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 30 दिनों के अंदर ये होनी चाहिए, हो गया। उसके बाद उपयोगकर्ता की सुरक्षा, उपयोगकर्ता जो है उसकी सुरक्षा किस तरह से करेंगे इसके बारे में देखिए। केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विविध उपाय कर सकती है। ये केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसमें जो उपयोगकर्ता है जो इसकी देख रेख करता है, थोड़ी जख्मी तो है ही, डर तो है ना, क्योंकि इसमें काफी बड़ी चीज है, दूरसंचार अधिनियम लागू चलाना, इसका अध्यक्ष चलाना, इसकी कमेटी को चलाना, कहीं ना कहीं ये मतलब की बड़ी बात है ना। इसकी सुरक्षा के लिए उपयोगकर्ता, जितने भी उपयोगकर्ता होंगे, कर्मचारी होंगे, उन तमाम चीजों को उसके सुरक्षा के लिए जो है केंद्र सरकार उसके लिए विधि उपाय भी करेगी। और जैसे उदाहरण के लिए विनिर्दिष्ट संदेश हो गया, प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति, टू नाइट रिजर्व रजिस्टर तैयार करना, उपयोगकर्ताओं को मेलवेयर या विनिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने के लिए सक्षम बनाना, ये सब चीजें इसके उपयोगकर्ता के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका राइट ऑफ वे में आएगा ऐसी संस्थाएं जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण करती है और वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति के राइट ऑफ वे मांग कर सकती है। ओके, उसका राइट ऑफ वे का आशय सार्वजनिक या निजी संपत्ति के उपयोग की सुविधा से है। ये हमें क्या करना, ध्यान रखना है। उसके बाद अवरोधन और तलाशी का अधिकार। अवरोधन और तलाशी का अधिकार में क्या कहा जाएगा, यह कुछ निश्चित आधारों पर संदेशों को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। इन आधारों में राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराधों को उकसाए जाने के से रोका जाने की आदि शामिल है। ठीक है, ये हमें क्या करना, ध्यान रखना। उसके बाद अगला कहा जाता है दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति। दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए क्या करें, अनुमति। इसमें क्या है, नई दूरसंचार सेवाओं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करना या संचालन करना या रखरखाव करना या विस्तार करने के लिए रेडियो उपकरण रखने के लिए दूर केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति चाहिए। अगर कोई भी फैसला लेंगे, जैसे आप मान के चलो किसी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करेंगे या इसके रखरखाव के लिए कुछ विस्तार करना चाहेंगे, मतलब इसमें जो भी फैसला लेंगे ना, इसमें बैठक किया जाएगा और इसका केंद्र सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसकी पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार से कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदारी है, वही सब कुछ करवाते हैं। आपके का उपयोगकर्ता हो गया, कार्यकर्ता के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी उनके पास है, तो वो ही फैसला ले सकते हैं। उस जब तक वो फैसला में अगर ना कर देंगे तो नहीं करेंगे, वो अगर हाँ
करेंगे तो ही होगा कुछ भी। ओके, यहाँ तक की बातें हो गई। उसका था OTTS का विनियमन। इस अधिनियम में OTTS प्लेटफॉर्म का विनियमित नहीं किया जाएगा। इसमें जो OTTS का प्लेटफॉर्म का जो विनियम नहीं कराया जा सकता है। उसका अन्य जो है अंतिम कुछ प्रावधान है, पॉइंट्स हैं, फैक्ट है, ये सब तो ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, डिजिटल भारत निधि, इस अधिनियम के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है, भारत निधि, डिजिटल भारत निधि का पहला नाम क्या था, सार्वजनिक सेवा दायित्व, इसका नाम को बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। और साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए इस निधि के उपयोग में अनुमति भी दे दी गई है। और विश्वास स्रोत व्यवस्था, ये व्यवस्था जो है 2020 में सीमा पर भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों के बाद अस्तित्व में आई थी। और इस व्यवस्था के तहत शत्रु देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है ना। ये सब बातें हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद इससे कुछ चिंताएं भी हैं, आखिर ये जो अधिनियम बनाए गए इसमें कुछ चिंताएं भी हैं, उसके बारे में समझते हैं। निजता संबंधी मुद्दे, संदेशों पर पाबंदी और निगरानी की अनुमति देने संबंधी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और इसके कारण डेटा लीक जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इससे भी खतरे हैं, है ना। हमें कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज कर रहे हैं तो इससे भी डर है, हमें जो है ना डेटा लीक हो सकता है, जो हमारी कोई प्लान्स हैं, कुछ गुप्त बातें इसमें लीक हो सकती है, बहुत सारी बातें, ये सब चिंताएं हैं। देखिए आपका जो है एक पक्ष भी हो सकता है, एक विपक्ष भी होता है, आपको दोनों दिखाने की कोशिश करना। ठीक है, आंसर राइटिंग में यही कोशिश करो कि पक्ष भी दिखाइए और विपक्ष भी दिखाइए। तो ये सब चिंताएं हैं। अभी हम लोग तो क्या क्या बदला वो उसको भी देखें। अभी जो चिंताएं हैं जैसे कि डाटा लीक हो जाना, आपकी गुप्त बातें का पब्लिश हो जाना, इन तमाम चीज़ों का जो है इसका ये बड़ी चिंताएं हैं। उसके बाद अगला कहा जाता है, इसके अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता आनुपातिक नहीं हो सकती है। ओके, और उसके बाद परिमाण स्वरूप निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। इन तमाम चीजों से मौलिक अधिकार जो है, इसका जो है अधिकार मतलब हिंसा होता है। आखिर दूरसंचार है, ये पब्लिश हो जाएगा, आपके कुछ बातें जो है आप जानोगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, तो ये प्रकार का कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार का जो हनन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये भी एक चिंता का विषय है। उसके बाद परिभाषाओं में अस्पष्टता का अर्थ अभाव, प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा काफी व्यापक है और इस कारण इनकी सहजता से व्यापक की जा सकती है। इसकी वजह से इस दायरे का व्यापक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं। मतलब ये सब चीजें इसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो यही बातें इसका बारे में कहा गया है। प्रत्यायोजित विधान हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें इसका बड़ी चिंताएं हैं, है ना। ये बड़ी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को एक जगह से मतलब इसका एक बड़ी चिंताएं के रूप में सामने आ सकती है। तो अगर हम लोग इसका निष्कर्ष के बारे में चर्चा करें, इसका कैलकुलेशंस की बात करें तो ये कहा जाएगा, यह अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र में मौजूद कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है और जैसे स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हुए मुद्दे आदि दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति और बेहतर बनाने एवं सेवा प्रदाताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए इस अधिनियम के क्रियान्वयन को हेतु बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ये हो गया हमारी निष्कर्ष यही बताए गए हैं। इस अधिनियम के माध्यम से अलग अलग प्रकार के क्षेत्र जो भी मौजूद समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए भी बेहतरीन तरीके से प्रावधान किया जाएगा। अभी हम लोग जैसे अभी देखें ना कि स्पेक्ट्रम का आवंटन किस तरह से किया जा सकता है, उसका आवंटन जो है ना हम लोग किस तरह से नीलामी के तौर पे कर सकते हैं। उसमें से कुछ प्रशासनिक तौर तरीके थे, जैसे कि आपका आपदा हो गया, मौसम की पूर्व अनुमान हो गया, इन तमाम चीजों के मुद्दे का भी हम लोग इसका आवंटन कर सकते हैं। उसके दूरसंचार अधिनियम के भी बेहतर बनाने के लिए भी इसका प्रयोगकर्ताओं का काफी मदद मिलती है ना। तो ये हो गया, इसका निष्कर्ष भी हो गया, है ना। इसका क्या क्या पॉइंट थे, इसका नाम क्या क्या संशोधन किया गया, इसका नाम क्या था, इसका इतिहास क्या था, इसमें क्या बदलाव देखने को मिले है और इसका क्या चिंताएं के विषय हैं और इसके क्या इसका इतिहास क्या था। इसके साथ साथ हम लोग निष्कर्ष क्या हो सकती है इसका, इस तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग का दूरसंचार अधिनियम 2023 के बारे में उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे, है ना। तो बस यही था आज का आर्टिकल और कोशिश करेंगे एक दिन का एक ही आर्टिकल, है ना, एक सेशन में और जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ होगा। और एक बात है, आप सभी रिव्यू जरूर दीजिए कि कैसा है नहीं है ना। जरूर क्लास के बारे में बताएं अच्छा लग रहा है नहीं, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।